अस्सलामुअलैकुम, आदाब अर्ज़ है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और आपकी सुबह का आगाज़ हो रहा है टी मॉर्निंग के साथ। ख़बर ये है कि मौसम कुछ सुहाना हो जाएगा, मौसम ने कुछ करवट ली है और ऐसा कहना है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का। वो कहते हैं कि महकमा मौसमियात ने पेश गोई कर दी है, कराची वाले तैयार हो जाएं। कराची में बारिश की पेश गोई हुई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी होगी और मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान के रास्ते सिंध में दाखिल होगा। हवाएं चलेंगी और तेज़ हवाओं के सबब कराची में बूंदाबांदी की भी पेश गोई की गई है। महकमा मौसमियात ने कराची में बारिश की नवीद सुना दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की जानिब से ये कहा गया है कि आज रात से यानी कि कल रात से मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान के रास्ते सिंध में दाखिल हो गया है और सिस्टम के तहत आज कराची में बूंदाबांदी का इम्कान है, यानी कि मौसम सुहाना हो जाएगा। और मौसम की जब बात होती है तो हमारी कोशिश होती है सरदार सरफराज साहब को ले लें, क्योंकि इनका हक बनता है। जब भी मौसम अच्छा होता है तो हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ मौजूद हों और हम इनसे थोड़ी सी मौसम की बात करें, बारिश की बात करें, बादलों की बात करें, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि कराची में बादलों का बसेरा रहे। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार सरफराज साहब। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। भाई बादल आए हैं, हवाएं चल रही हैं, तो हमने सोचा आपसे बात की जाए। पूरा हक बनता है आपका। मौसम क्या कह रहा है? जी देखिए, कराची में तो खैर बादल ही हैं, कुछ ज्यादा इससे ज्यादा नहीं है। कुछ इम्कान था सुबह में हल्की फुल्की कहीं कहीं फुहार किसी किसी जगह पे पड़ जाए, लेकिन कोई ज्यादा नहीं है इम्कान तो। अलबत्ता बाकी सिंध में रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ हुई उधर भी। हम फोरकास्ट 2 दिन से कर रहे थे अपर सिंध में, खासकर दादू लाड़काना सखर वखर साइड पे। सही। तो बलूचिस्तान में जो वेव जा रही है, बलूचिस्तान से गुजर रही है, वहाँ भी बारिश दे रही है और अपर सिंध में भी, सेंट्रल और अपर सिंध में। तो वहाँ तो हुई है गुज़श्ता रात और आज भी कुछ इम्कान है, कहीं हल्की कहीं दरमियानी। कराची में बस यही मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा आज का दिन, और फिर आगे तो वैसे ही सनी डेज है। दिन में धूप तेज हो जाती है आजकल और रात के टेम्परेचर भी अब 18-20 की रेंज में ही रह रहे हैं। सही। तो ये है। अच्छा, मरी की क्या सिचुएशन रहेगी? मरी में भी कोई स्नोफॉल तो नहीं है, इस स्पेल में बारिश है, कभी हल्की और कभी दरमियानी। लेकिन जो 5 और 6 के बाद, 6 तारीख के बाद खासकर एक स्पेल आएगा जो कि 10-11 तक प्रिवेल करेगा, तो उसमें खासी हेवी रेन है और उसमें स्नोफॉल है। सही। अच्छा, तो कुछ शहर हैं जिसमें तेज बारिश का इम्कान है, उसमें गुजरावाला, भावलपुर और सियालकोट वगैरह शामिल हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो अगला स्पेल है ना, मैंने आपसे कहा कि 6 तारीख की 5 की रात से या 6 की सुबह से जो एंटर होगा, पहले वेस्ट में वेस्टर्न जो इलाके हैं पाकिस्तान के, यानी जो केपी के फाटा वाटा वो उन एरियाज में, और इसी तरह नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान में तेज बारिश का इम्कान है, और केपी के बेशतर इलाकों में, और फिर इस्लामाबाद से ऊपर ऊपर जो इलाके हैं उनमें खासी तेज बारिश। इसी तरह नीचे भी सियालकोट, नारोवाल और लाहौर तक में बारिश का इम्कान है उस स्पेल से। अच्छी अच्छा, बारिश कराची का मौसम कैसा रहेगा? क्योंकि हवाएं चल रही हैं, अभी भी थोड़ा ड्राई ड्राई सा वेदर है, ना हम सर्दी में हैं ना हम गर्मी में हैं, हम बीच में हैं कहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है ये। वैसे मार्च के शुरू होते तो नहीं, लेकिन अमूमन ये कि पहले हफ्ते के बाद होती है ना, निस्बतन थोड़ी थोड़ी करके गर्मी शुरू हो जाती है। यानी दिन में धूप तेज होती है, 32-33 तक टेम्परेचर जब पहुंच जाता है, बिल्कुल क्वाइट सनी डे। तो अलबत्ता ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चल रही है ऊपर नॉर्थ में खासकर, तो उसके इन्फ्लुएंस में यहाँ कमोबेश दिन के ज्यादातर हिस्सों में वो चलती रहेगी। समुद्री हवाएं कुछ ना कुछ, इतनी स्पीड तो नहीं होती फिलहाल उनकी, लेकिन कुछ ना कुछ चलती रहेंगी। तो मौसम ऐसा कोई खास गर्म नहीं रहेगा, बस ठीक मौसम रहेगा। यानी आप कह लें कि बाहर का मौसम है कराची में। अच्छा, बाहर का मौसम है। अच्छा, आगे क्योंकि रोजे हैं और रोजे गर्मियों में ही आने हैं, तो ये कैसा मौसम रहेगा अप्रैल में? अप्रैल तो देखिए गर्म हो जाता है अमूमन। मार्च के पिछले साल भी ऐसे हुआ था, आपको अगर याद हो कि मार्च के आखिरी हफ्ता गर्म गुजरा था और फिर अप्रैल के शुरू के दिन काफी गर्म थे। तो ओवरऑल अप्रैल तो गर्म ही गुजरता है कराची में, लेकिन उतनी उसमें अच्छा एक फैक्टर ये होता है कि ह्यूमिडिटी इतनी फिलहाल ज्यादा नहीं होती, वो मई से ऑनवर्ड फिर बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वो तंग करने वाली गर्मी जो है ना, वो तो मई में जाके होती है। अप्रैल बहरहाल तेज धूप होती है और निस्बतन गर्म महीना ही होता है। सही। तो यानी कि रोजे आराम से गुजर जाएंगे हम सबके। जी जी इंशाल्लाह, उम्मीद है। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सरफराज साहब आपके वक्त का। वेलकम जी।
सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे और मौसम का हाल बता रहे थे। मौसम का हाल ये बोल रहा था कि कराची में सुबह के वक्त आज बारिश एक्सपेक्टेड है, कहीं कहीं किसी किसी इलाके में बूंदाबांदी भी हुई है। लेकिन जो नया सिस्टम दाखिल हो रहा है उससे जो कुछ शहर है वो ज़्यादा वहाँ पर बारिश की पेशगोई की गई है, मुल्तान, गुजरावाला, भावलपुर, सियालकोट। और जनाब जो कि हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह अप्रैल और मई के बीच में रमज़ान शरीफ भी शुरू हो जाएंगे और फिर उसमें रोज़े रखने का भी एक हम लोग मामूल पे आ जाएंगे। तो अब देखना है कि मौसम कैसा रहेगा, उसमें हमें कितना फेवर करेगा रोज़े में मौसम। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ हैप्पी बर्थडे की। जी हाँ, आज है हैप्पी बर्थडे साबिक हमारे गवर्नर हैं इशरतुल इबाद, आज उनका बर्थडे है। 27 दिसंबर 2002 को उन्होंने हलफ उठाया। और अगर हम बात करते हैं, उनका स्टार है पाइसेस, मार्च के महीने में पाइसेस स्टार हॉरोस्कोप जो कैरी कर रहे हैं वो। पाइसेस की अपनी खुसूसियत होती हैं जनाब, ये बड़े ही डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, इनमें बड़ी कमांड रखने वाली सलाहियतें होती हैं। और जिस तरह से हम इशरतुल इबाद साहब की पर्सनैलिटी देखते हैं, एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, जब वो अपने टेन्योर में रहे तो उन्होंने ज़बरदस्त तरीक़े से अपनी कारकर्दगी दी। अच्छा, ये कहा जाता है कि यंगेस्ट गवर्नर ये रहे हैं और इन्होंने जितनी भी अपनी खदमात अंजाम दी वो काबिल ज़िक्र हैं। साथ ही साथ 60 बरस के होने वाले हैं, तो हम इनको हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। हमारी तरफ से बहुत सारी इनके लिए दुआएं हैं। बाकी दूसरी जानब हम ये देखते हैं, सोशल मीडिया पर जनाब चर्चे में रहे हैं बहुत ज़्यादा लाला शाहिद आफरीदी। जी हाँ, उनका कल बर्थडे था, लेकिन क्योंकि उनके जो फैंस हैं वो इतने क्रेज़ी हैं, उन्होंने कहा कि हम लाला का जो बर्थडे है वो पूरे मार्च के महीने में मनाएंगे। तो यानी कि लाला का बर्थडे पूरे मार्च मनाया जाएगा, हर रोज़ मार्च के महीने में उनका बर्थडे सेलिब्रेट होगा। जहाँ पर लाला की बर्थडे हो और वहाँ पर ख़वातीन कैसे पीछे रह जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ख़वातीन का एक बड़ा सैलाब आ गया सोशल मीडिया पर, उन्होंने लाला को हैप्पी बर्थडे विश की। वहीं पर एक अगर हम सोशल मीडिया पर सारिफीन की बात करते हैं, क्योंकि जब आप अपने खिलाड़ी से मोहब्बत करते हैं तो फिर वो मोहब्बत का कोई हद नहीं रहती, तो लोगों ने हदें पार कर दी, शाहिद आफरीदी को अपना आइडियल करार दे दिया। वहीं पर ख़वातीन ने कहा कि आज मैं शुक्र की नमाज़ पढ़ूंगी। एक सारिफ ने लिखा है, एक खातून सारिफ ने लिखा है कि मैं शुक्र की नमाज़ पढ़ूंगी कि पाकिस्तान के पास शाहिद आफरीदी है। और एक खातून लिखती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मुझे अल्लाह शाहिद आफरीदी जैसा एक बेटा दे। तो ये लोगों की मोहब्बत और ये लोगों की उनके साथ अकीदत रही है। शाहिद आफरीदी को सालगिरह के मौके पर जो उनकी ख़वातीन मद्दाह है, उन्होंने भरपूर और दिलचस्प अंदाज में उनको बर्थडे विशेस किया। और बर्थडे विश करने के साथ ही साथ लोगों ने उनके लिए बहुत सारी दुआएं की। स्पेशली जब अभी PSL के मैचेस जब हो रहे थे, उसमें उनकी कमर का दर्द उनको बहुत तकलीफ़ दे रहा था, उस हवाले से भी लोगों ने ट्वीट किया और सोशल मीडिया पर अपने ख़यालात का इजहार किया। लोगों ने यही कहा कि हम चाहते हैं कि शाहिद आफरीदी किसी न किसी जोन में, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर हमें नज़र आते रहें, क्योंकि हम लाला से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और वाकई हम सब लाला से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं कि लाला वो कहते हैं ना, बार बार दिन ये आए। हम चाहते हैं कि उनकी सालगिरह का हर रोज़ दिन हो और हर रोज़ तमाम जो उनके चाहने वाले हैं उनसे मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार करें। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात कर लेते हैं कुछ हुकूमत के इत्तेहादियों की। जी हाँ, एक मुलाकात होती है और इत्तेहादी साथ हो जाते हैं, तो फिर देर किस बात की थी? मुलाकात पहले हो जाती तो क्या ही बात होती। ये जो ऑपोजिशन ने एक पूरा रोला लगा के रखा हुआ था, ये सब नहीं होता, उससे बच जाते। लेकिन जनाब देर आए दुरुस्त है, एक मुलाकात हुई और इत्तेहादी फ़ौरन से साथ हो गए। कहते हैं इमरान खान के पास वो कार्ड था जो उन्होंने वक्त पर खेला और फिर खेलते ही वो मैजिक हो गया और उन्होंने वो गेम जीत लिया। चौधरी बिरादरान ने आखिर वक्त तक साथ निभाने का यकीन दिला दिया है इमरान खान साहब को। यानी कि इमरान खान साहब को अब डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई भी चौधरी बिरादरान के दर पर जाए, चौधरी बिरादरान है तो इमरान खान साहब के साथ ही। इस मौके पर चौधरी बिरादरान साहब ने अपना जो मौक़िफ़ था वो यूँ दिया कि भाई 14 साल से तो शरीफ बिरादरान को हमारी याद नहीं आई, अब वो हमारे दर पर आए हैं तो हम भी ये बरमला कहते हैं कि हम उनका साथ नहीं दे सकते, हम साथ देंगे इमरान खान साहब का। उन्होंने तमाम बड़ी बड़ी ऑफ़र्स को ठुकरा दी, क्योंकि चौधरी बिरादरान के दर पर सिर्फ इमरान खान साहब नहीं आए हैं, इससे पहले ऑपोजिशन तमाम मौजूद रही। आसिफ अली जरदारी साहब हों, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी हों, और बहुत सारे लोग इनके दर पर गए हैं, इनको बड़ी बड़ी ऑफ़र्स दी। लेकिन इस मौके पर चौधरी शुजात का यही कहना था कि हमने बड़ी बड़ी ऑफ़र्स को ठुकरा दिया है। उन्होंने इमरान खान साहब को इस मुलाकात में कुछ मशवरे भी दिए और उन्होंने सबसे पहला जो मशवरा दिया वो यही दिया कि जनाब आप थोड़ा महंगाई कम करने के लिए कुछ इक़दामात करें, क्योंकि महंगाई से लोग बहुत तंग हैं। उस पर इमरान खान साहब ने कहा जनाब मैंने ख़िताब कर दिया है
और उस खिताब में मैंने आवाम को खुश कर दिया और बहुत सारी चीज़ें भी उसमें अनाउंस की है। तो ये इस पूरी मुलाकात का सिनेरियो रहा। ये मुलाकात बड़ी ज़रूरी थी, इस मुलाकात को होना ही था। इमरान खान साहब ने थोड़ी देर कर दी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। पहले हम देखते हैं इमरान खान साहब ने पेट्रोल की कीमतों में कमी की, बिजली की कीमतों में कम की। वजीर आजम ने जो अपोजिशन पर अपना एक वार किया है वो ठीक जगह पर लगा है, ठा करके लगा है, जोर से लगा है अपोजिशन को। और चौधरी बरादरान से मिलने के बाद तो तमाम मामला जो है वो बड़ा ही चेंज हो गया है। तहरीक अदम एतमाद को गैर फाल करने की ये तैयारी थी या फिर तिमाददारी करने के लिए उनके पास जाना था? पूरा अहवाल उस मुलाकात का अगर हम बयान करें तो ये है कि जनाब ज़बरदस्त उनकी मीटिंग रही। इस पर हम बात कर लेते हैं। शहजाद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। रहनुमा पीछे, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। कल की ये मुलाकात इमरान खान साहब की, इसे कहा जा रहा है कि ये गेम चेंजर है। बाकी जो उन्होंने इंडस्ट्रियल पैकेज ऐलान किया है उसको भी गेम चेंजर ठहराया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, इमरान खान साहब किसी से भी मिल सकते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर आप किसी से भी मिल सकते हैं, किसी के साथ भी बात कर सकते हैं, और पॉलिटिक्स में कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती है। खान साहब का शुरू से ही मौक़िफ़ रहा है कि मैं करप्शन पे नहीं छोड़ूंगा, करप्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर सियासी मुशावरत करनी हो, सियासी माहौल को बेहतर करना हो, और किसी तौर पे भी, जैसे कि कल मैं देख रहा था लोग ये भी कह रहे थे कि आप जहांगीर तरीन से उन्होंने अयादत की, उनको फोन किया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी बीमार की अयादत कर रहे हैं और कोई बीमार है और लंदन इलाज के लिए गया हुआ है तो उसमें कोई मुजायका भी नहीं है। दूसरी तरफ एक शोर उठा हुआ है कि इत्तेहादी नाराज है। मैं ये कहता हूँ, कौन से इत्तेहादी नाराज है? एमक्यूएम ने हमारी हिमायत का ऐलान किया, हमने हकूक मार्च करने जो जा रहे थे, और इस वक्त हकूक मार्च के अंदर एमक्यूएम ने मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। मौलाना सिलाई का बयान आपके सामने आ गया था कि किसी सूरत हुकूमत से अलहदा नहीं होंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये अपोजिशन की सिर्फ और सिर्फ एक क्या कहना चाहिए, एक झूठ का प्रचार था, जो कि मैं समझता हूँ वो भी नाकाम हो चुका है। आप हमारा मार्च देख लें सिंध के अंदर, सिंध के एक शहर और जिले ने हमें वेलकम किया है। मैं खुद सांगड़ में था, लाड़काना, शिकारपुर और सखर में लोग जिस तरीके से हमें वेलकम कर रहे थे वो भी उसी तरह की तब्दीली चाहते हैं जो केपीके पंजाब में और दूसरे सूबों में आ चुकी है। वो हेल्थ कार्ड चाहते हैं, वो एजुकेशन चाहते हैं, वो हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा चाहते हैं कि हॉस्पिटल में एक मीरपुर खास के बंदा अगर कोई बीमार होता है वो बेचारा कराची क्यों आए, उसको घर की दहलीज पे इलाज मिलना चाहिए। इसी तरह लाड़काना में, नवाबशाह, सखर, कहीं पे भी। और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है सिंध के अंदर, वो मैं नहीं समझता कि अब बर्दाश्त के काबिल रही है। आपने मर्ता का केस देख लें, नौशीन काजमी का देख लें, भंड बरादरी का देख लें, और जितनी लाकानियत इस वक्त सिंध के अंदर है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के किसी और सूबे में है। सही। अच्छा, लोगों के अगर हम बात करते हैं आवाम की, तो आवाम की तरफ से ये तासुर है कि इमरान खान साहब ने जो इंडस्ट्रियल पैकेज का ऐलान किया है वो उनको बहुत पहले कर देना चाहिए था, और इमरान खान साहब ने भी इसका एतराफ़ किया है। क्योंकि अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो इसे गेम चेंजर ठहराया जा रहा है। इससे मईशत भी बेहतर होगी, सनतें भी बेहतर होंगी। तो क्या ये इक़दाम पहले नहीं कर लेना चाहिए था? देखिए, मैं ये समझता हूँ ऐसा कौन सा हुक्मरान है जी जो नहीं चाहेगा कि उसकी आवाम उससे खुश हो। बिल्कुल। लेकिन आपने इंटरनेशनल मार्केट में देखा है, कमोडिटीज बढ़ गई, ऑयल प्राइसेस कहाँ पहुंच चुकी हैं, ओवरऑल सूरत हाल कोरोना में क्या थी। जब से हमारी हुकूमत आई है मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं, हम सुरखरू होके निकले। खान साहब की क़यादत के अंदर बहुत बेहतर फैसले हुए। अब जो आप इस गेम चेंजर की बात कर रही हैं, तो ये मैं आपको एक चीज बता दूं, हर चीज वक्त के साथ होती है। लोग कह रहे हैं शायद ये मार्च, लॉन्ग मार्च, वो भी बिलावल जरदारी साहब का, जो खुद 1 से 2 डिवीजन की पार्टी रह गई है, इंटीरियर सिंध की पार्टी रह गई है, वो क्या लॉन्ग मार्च करेंगे? अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने जो पैकेज का ऐलान किया है और जो पेट्रोल और बिजली पर कमी कर दी है, वो हमसे डर गए हमारे लॉन्ग मार्च से। इज इट ट्रू? ऐसा है? आपको ऐसा लगता है? नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो ये बाउंसर मारा है, जो कि एक तासुर है, सोशल मीडिया अगर हम उठाकर देखें तो बड़ा भरा पड़ा हुआ है कल के ऐलान के बाद। तो इमरान खान साहब का ये एक्ट बाउंसर कहला रहा है, तो ये बाउंसर ऑपोजिशन के लिए है, वाकई आवाम को खुश करने के लिए था? देखिए, हमारी एक चीज, हमारी
जी। प्रायोरिटी रही है। हाँ। वो ये है कि आवाम को और जो गुर्बत की सतह से नीचे जी। लोअर मिडिल क्लास लोग, हमारे मिडिल क्लास लोग, सफेद पोश लोगों तक बेस्ट से बेस्ट पॉलिसीज पहुंचाई जाए, ठीक। उनकी फिक्र है खान साहब को। शायद इसी वजह से हमेशा जो भी पैकेजेस आए, चाहे वो एहसास प्रोग्राम है, जी। कामयाब जवान है, जिस किस्म के भी पैकेजेस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ खालिस आवाम के लिए है। मैं ये समझता हूँ कि इसको नेक नियति के साथ देखना चाहिए। इंडस्ट्री देखिए, आप मुझे बताएं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को उससे पहले खान साहब ने नहीं दिया पैकेज, एमनेस्टी स्कीम नहीं दी थी क्या? उनसे नहीं कहा गया था कि आप जो भी क्या कहते हैं उसको कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम आपसे नहीं पूछेंगे एक सर्टेन पीरियड तक? इसी तरह आप एक्सपोर्ट को देख लें जी। इसी तरह अब आप इंडस्ट्रीज लग रही हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, ये सारे पैकेजेस इसीलिए हैं कि देखिए हुकूमत तमाम आवाम को रोजगार, मतलब जॉब तो नहीं दे सकती ना, गवर्नमेंट जॉब। पहले इन्होंने इदारे बर्बाद कर दिए हैं एक्स्ट्रा लोग भर्ती करके। खान साहब का ये पैगाम है कि मैं इंडस्ट्री लगाऊं और मेरे जरिए लोगों को रोजगार मिले। सही। मैं कामयाब जवान के तहत लोन लेके अपना कारोबार शुरू करूं, मेरे जरिए लोगों को रोजगार, यानी कि एक आम आदमी रोजगार देने वाला बने, जॉब देने वाला बने। अच्छा। ना कि वो जॉब पैसों की खरीद रहा हो, या सरकारी इदारों में जॉब एक सरकारी काम के लिए 5-5 लोग भर्ती है। सही। क्या अच्छा, आपको ये बात नहीं पता? एक ऐसे वक्त तो पर ये इस तरह की माहौल अब नहीं चाहते। अच्छा, एक ऐसे वक्त पर पैकेज का ऐलान कर देना, IMF को कोई एतराज तो नहीं होगा? देखिए IMF को एतराजात हो भी सकते हैं जी, मैं इससे कतई इनकार नहीं करूंगा। सही। लेकिन हमारी प्रायोरिटी हमारी आवाम है। हम चाहते हैं कि कश्मीर से लेके कराची तक, कराची से लेके खैबर तक तमाम हमारी आवाम को जितनी सहूलतें हम दे सके। देखिए अभी 1.5 साल है इंतखाबात में, ये जो झूठे ऐलानात होती थी गवर्नमेंट लास्ट दिनों में, वो 3 महीने पहले करती थी और आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करती थी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ बेहतरी हो। आप मुझे बताएं, रूस और यूक्रेन का जो मसला हुआ है, उसकी वजह से पेट्रोल प्राइसेस इंटरनेशनली कितनी हाई हो गई हैं, उसके बावजूद खान साहब ने आवाम के लिए ये रिलीफ दिया है। हाँ, लेकिन शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि ये सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग है, इसके अगर हम लॉन्ग वे में असरात देखें तो इससे आवाम फिर इफेक्ट होगी और आवाम को फिर से घबराना पड़ेगा। देखिए आवाम इंशाल्लाह नहीं घबराएगी। अच्छा। ये पाकिस्तानी आवाम है, ठीक है, ये इंशाल्लाह अब चाहती है कि मुल्क सही डायरेक्शन पे जाए। ये जो चोर लुटेरे, मेरा एक सवाल है, हमसे 3.5 साल का हिसाब मांगते हैं बिलावल जरदारी साहब, खुद सिंध के अंदर 15 साल से हैं और यहाँ पर एक यूसी मॉडल नहीं बना सके, एक कोई ऐसा एरिया छोटा शहर भी नहीं बना सके जिसको ये कह सके कि आपने मॉडल बनाया। तो ये पहले अपने 15 साल का हिसाब किताब दे दें, फिर हम इंशाल्लाह 3.5 साल का भी दे दें। सही। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ऑपोजिशन की और जो मुलाकातें हुई कल, इमरान खान साहब की जो मुलाकात थी वो सब मुलाकातों पर भारी रही है। शहबाज शरीफ साहब ने दावत भी दी हुई है और चौधरी साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं गया। आपको क्या लगता है कल की मुलाकात के बाद कोई उनका बनता है कि अब वो उनसे मुलाकात करेंगे शहबाज शरीफ साहब से? देखिए मैंने आपसे कहा ना जी, सियासत के अंदर कोई चीज हर पे आखिर नहीं होती है। ठीक है। और सियासत में अगर आप किसी से मिलते हैं, देखिए एमक्यूएम हमारी इत्तेहादी है, तो क्या हम एमक्यूएम पे पाबंदी लगाएंगे या वो हमारी पाबंदी बर्दाश्त कर लेगी? वो किसी से नहीं मिलेगी। इस तरह मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म किसी से नहीं मिलेगी। देखिए सियासत में मिलना जुलना लगा रहता है। मैं तो सिर्फ ये हैरान हूँ कि चौधरी शुजात की, चौधरी परवेज इलाही की याद उन्हें इतने सालों बाद आ गई। ठीक। कल तक उनकी दहलीज पे जाना नहीं चाहते थे, अब उनकी दहलीज पे बैठे हुए। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लालची करप्ट जितने भी ये जो ऑपोजिशन का जो मिक्स अचार है, ये इनसे कोई बैद नहीं है। अच्छा, ना इनका कोई दीन ईमान है। सिराजुल हक साहब ने चौधरी शुजात से सवाल किया था कि क्या परवेज इलाही को वो शेरवानी पहनवा रहे हैं, तो क्या मामलात कुछ ऐसे हैं जिस पर उन्होंने कहा था कि भाई शेरवानी सिलने में टाइम कितना लगता है? तो आपको क्या लगता है हुकूमत भी काफ लीग को वजारत आला के काउंटर ऑफर की कोई देना चाह रही है, कुछ गौर कर रही है उस पर? देखिए हमारे इत्तेहादी हमसे खुश हैं। अच्छा। मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म हो, एमक्यूएम हो, दूसरी जमात, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ रूमर्स है, ये ऑपोजिशन का क्या कहना चाहिए, एक प्रोपेगेंडा है और इस तरह की कोई बात नहीं। सही। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये, एक तो एमक्यूएम से मुलाकात मुतवक्के है, बाकी इमरान खान साहब को भी कराची आना है और मुलाकात करनी है, इस हवाले से भी बताइएगा। और बाकी ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि मार्च करते हैं इस्लामाबाद आए और उनका आप
कहाँ देखते हैं, वेन्यू कहाँ दे रहे हैं आप लोग, डी चौक पर या कहीं और? नहीं, आप पहले ही तो लोग तो लेकर आ जाए। अच्छा, हाल तो ये है कि पंजाब में दाखिल होंगे तो लोग ही गायब हो जाएंगे। सही, ठीक है। हर एमपीओ को जिम्मेदारी दे दी करोड़ों रुपए खर्च करने की। जो करप्ट लोग होते हैं ना, वही खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इमरान खान साहब कब आ रहे हैं कराची एमक्यूएम से मुलाकात के लिए? जी इंशाल्लाह वो आएंगे कराची, उन्होंने ऐलान भी किया है। सही। और खान साहब सिर्फ एमक्यूएम से नहीं, यहाँ पर आके तमाम लोगों से मिलेंगे, ताजा बरादरी से मिलेंगे, अपने पार्टी अहदेदारों से मिलेंगे इंशाल्लाह। और खान साहब तो देखें, केसीआर का था उन्होंने किया, K4 उन्होंने किया, फ्रीड कॉरिडोर का उन्होंने इफ्तिताह किया। ये सारी चीजें किसके लिए? कराची के आवाम के लिए। ग्रीन लाइन उन्होंने किया था। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा इस मुल्क में बहुत बेहतरी आएगी, अल्लाह ने चाहा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। शहजाद कुरैशी पीटीआई रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मुल्क में बहुत बेहतरी आएगी और जिस तरह से कल इंडस्ट्रियल पैकेज का ऐलान किया है इमरान खान साहब ने, स्टॉक मार्केट के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश है, अवाम भी बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इंटर्नशिप के लिए, रोज़गार के लिए जिस तरह की उन्होंने ऑफ़र्स दी हैं, बाकी जो सनतों पर उन्होंने टैक्स पर छूट दी है। बाकी इमरान खान साहब का ये कहना है कि हम तरक्की नहीं कर सकते सिर्फ गंदम, दाल और चावल पर इन्हिसार करके। उन्होंने माशी पैकेज के लिए ये बात एतराफ़ की कि इसे पहले दे देना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। साथ ही उन्होंने कहा कि तमाम लोगों से मैं यही कहूँगा कि अब सनतें लगाएं, क्योंकि टैक्स इस पर नहीं देना पड़ेगा। बाकी समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए भी उन्होंने खुशखबरी सुनाई। समंदर पार पाकिस्तानियों को सरमायाकारी पर 5 साल टैक्स छूट भी दी जाएगी और शराकत दारी पर पाकिस्तानियों को भी टैक्स छूट दी जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो सिर्फ सब्ज़ी गंदम बेच कर तरक्की कर सकता है। उसकी सनतों को मुस्तहकम करने के लिए ये ज़रूरी है कि लोगों को सरमायाकारी की तरफ लेकर आया जाए और उनके लिए वहाँ पर सहूलत बनाई जाए। तो ये एक बड़ा ऐलान जिसकी वजह से हुकूमत का पलड़ा थोड़ा सा भारी नज़र आता है और अपोजिशन को इस वक्त मुँह की खानी पड़ रही है। वहीं पर हम ये देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपना मार्च कर रहे हैं और उनका मार्च भी जारी है। वहीं पर सिंध बचाओ मार्च भी हो रहा है जिसको लीड कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब और मार्च कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मार्च तो कर रहे हैं, लेकिन उनके मार्च के जितने भी एक्सपेंस हैं वो सरकारी इस्तेमाल वो कर रहे हैं, जो कि गलत है। उन्होंने कहा सिंध के बासियों को जब तक वफाक के वसाइल दस्तियाब नहीं होंगे, सिंध के मसाइल नहीं हल होंगे। साथ ही साथ जनाब अली जैदी भी कल सिंध हुकूक मार्च में नज़र आए और उन्होंने वहाँ पर एक नज़म सुना दी और काफ़ी वो एक बड़े ही फन लविंग नेचर में नज़र आए और इन्जॉय कर रहे थे अपनी तकरीर को, और लोगों ने भी उनकी तकरीर को बड़ा इन्जॉय किया। स्पेशली उन्होंने एक नज़म सुना दी कि उठो बेटा आँखें खोलो, बिस्तर छोड़ो अब मुँह धो लो। उन्होंने कहा कि पूरी कौम तो अब जाग गई है लेकिन अभी तक बेबी सो रहा है। तो ये इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं सियासत में, जहाँ पर बहुत सीरियस होती हैं वहीं पर लाइटर नोट की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। वहाँ पर फवाद चौधरी साहब भी बयानबाजी से बाज नहीं रहे, परे नहीं हटे। उन्होंने भी कहा कि सुनार की जो है एक लोहार की होती है 100 सुनार की होती है। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च जितने भी कर लें, हम चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च कर करके थक जाएं। तो जनाब क्योंकि मार्च का महीना है और मार्च के महीने में बहुत सारे मार्च होने हैं और हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी तो मार्च पर ही हैं, वहीं पर पीटीआई भी मार्च पर है, अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी मार्च है। तो देखते हैं कि ये मार्च और मार्च के महीने में इन मार्चों का क्या रिजल्ट निकलता है। आगे बढ़ते हैं और जनाब एक रिजल्ट की बात कर लेते हैं जनाब, और मैं बात कर रही हूँ पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में मौजूद है। 24 बरस के बाद ये टीम पाकिस्तान आई है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसका इस्तकबाल किया गया है। जहां तक बात करते हैं हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो इस सीरीज़ को लेके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत सारी प्लानिंग की, स्ट्रैटेजीज़ बनाई, सेफ्टी के हवाले से बड़े बड़े इक़दामात उठाए। वहीं पर जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो ये था कि जनाब ये सीरीज़ तो होगी, लेकिन क्या इस सीरीज़ में उतनी ऑडियंस मौजूद होगी जो इस सीरीज़ को एंजॉय कर सके। तो जनाब अब 100% तमाशाइयों को ये मैच देखने की, ये सीरीज़ देखने की इजाज़त मिल गई है। वहीं पर एक और सवाल आता है कि ऑडियंस में जनाब अगर बच्चे ना हों तो क्रिकेट का मज़ा नहीं आता, क्योंकि क्रिकेट में जान ही बच्चे डालते हैं अपने शोर से, अपने इमोशन से, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं तो उनको खुली छूट होती है कि वो अपने जज्बात का, ख्यालात का इजहार बाकायदा तौर पर आराम से कर सकें। तो बच्चे भी मौजूद होंगे, यानी बच्चा पार्टी बिल्कुल फ़िक्र ना करें, बच्चा पार्टी को इजाज़त है और पूरी तरीके से इजाज़त दे दी गई है। वहीं पर हम जनाब ये देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम
रावलपिंडी स्टेडियम में मौजूद है। प्रैक्टिस का सेशन जो है वो भी शुरू हो चुका है, एक्शन में नज़र आ रही है। वहीं पर हम ये देखते हैं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने दुनिया को ये पैगाम दिया कि देखें ये है पुरअमन पाकिस्तान। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई है, हमारी ये कोशिश है कि दुनिया की और भी टीम्स को हम पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए दावत दें। और उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम को हम सिर्फ यही कहेंगे कि भाई न्यूजीलैंड की टीम इन सारी चीज़ों को देखकर कुछ सीखे, क्योंकि न्यूजीलैंड वाले भारतीय साजिश का शिकार हो गए थे, मगर अब साजिशें नाकाम हम बनाकर रख देंगे। साथ ही आइसोलेशन जनाब ऑस्ट्रेलिया की टीम की ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इनको आइसोलेशन कराया गया, अब ख़त्म हो चुकी है। एक्शन जो है वो शुरू होने वाला है। कैंगरोज की हम ये देखते हैं कि पिंडी स्टेडियम में, रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस हो रही है। खिलाड़ियों ने बाकायदा तौर पर ग्राउंड में जाकर पिचेस पर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है, पिचेस का जायज़ा भी लिया। सिक्योरिटी के हवाले से जो ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर हैं स्मिथ, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान में ख़ुद को महफूज समझ रहा हूँ, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, एक बड़ा मैसेज है दुनिया के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम की जानिब से। आगे हम देखते हैं कि इंग्लैंड की टीम को भी आना है, जैसा कि शेख रशीद साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि दूसरी टीम भी आएंगी और हम ये चाहते हैं कि तमाम टीम्स को हम हेड ऑफ द स्टेट गेस्ट की सिक्योरिटी फराहम करें, जो कि हम अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम को फराहम कर रहे हैं। बाकी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के आला हुकाम से भी उन्होंने बात की, उनसे मुलाकात की और उनको कहा कि पूरा पाकिस्तान आपको पूरे दिल से खुश आमदीद कहता है। तो जनाब क्रिकेट का दौर है, क्रिकेट का सीज़न है, और क्रिकेट का सीज़न जब ऑन होता है तो हमारी यही दुआ होती है कि अगरचे मेहमान हमारे मुल्क में खेलने के लिए आए हैं तो ये तमाम इवेंट जो है वो पुरअमन तरीके से हो जाए। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जनाब अदालती हुक्म के हवाले से। अदालत का एक बड़ा हुक्म आया है और अदालत ने यह हुक्म दिया है कि 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी पर पाबंदी आयद की जाए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हम ये देखते हैं जितने भी रूरल एरियाज़ हैं, अगर हम अंदरूनी सिंध चले जाते हैं या लाहौर और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इस तरह की वाक़यात हम देखते रहते हैं कि छोटे बच्चों की ज़बरदस्ती कुछ रुपए के एवज़ उनकी शादियाँ करा दी जाती हैं, या फिर शादी के नाम पर उनकी ख़रीदो फ़रोख्त की जाती है, उनको बेच दिया जाता है, या फिर उनके साथ जिनसी तशद्दुद करके उनको आगे फरोख्त कर दिया जाता है। इस तरह के मामलात हम देखते रहते हैं, आए दिन इस तरह के मामलात सोशल मीडिया पर भी अपनी आवाज़ उठाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अब अदालत के हुक्म के मुताबिक कि 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी नहीं हो सकती। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि बलूगत का अमल हो रहा होता है, मैच्योर नहीं होते, इस वजह से उनकी शादी नहीं की जा सकती। इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ राना साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। थैंक यू सो मच। राना आसिफ साहब, ये तमाम माजरा क्या है? 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जी बिल्कुल, ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1921 का कानून था जिसमें बच्ची की शादी की उम्र 16 साल थी। तो उसको सूबा सिंध ने 2013 के अंदर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट में 18 साल की उम्र कर दी, और बाकी सूबों में जो है इसमें जो पंजाब है उसमें उम्र 16 साल है। लेकिन आज अदालत ने एक असूल तय कर दिया कि जो आलमी मुआहिदा है हुकूक इत्फाल है, पाकिस्तान हुकूमत ने ना सिर्फ उसे दस्तखत किया हुआ है बल्कि उसको रेटिफाई किया हुआ है 1989 में। तो उसके तहत बच्चे की उम्र जो है 18 साल है। तो उसको हुई कंप्लाइन उसकी की है कि अब 18 साल से कम उम्र जो अपराध हैं उनकी शादी जो है वो नहीं हो पाएगी, और उसके लिए शिनाख्ती कार्ड की शर्त जो है वो लाज़िमुल मलज़ूम करार दे दी गई है। तो एक अच्छा इक़दाम है, क्योंकि पाकिस्तान पे बहुत इंटरनेशनल भी पाकिस्तान को कंप्लाइन का सामना था यूएन कन्वेंशन का। तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन का ये बड़ा तारीखी फैसला है जो अदालत आलिया ने दिया है। अच्छा आसिफ साहब, ये जो अदालत ने हुक्म जारी किया है, एक मामला है उस पर ये हुक्म सामने आया है, कुछ मामले पे रोशनी डालेंगे आप? मामला था क्या ये? देखिए, बेसिकली ये था कि कम उम्री की शादी के लिए जो एक तगदो की जा रही थी उसको रोकने के लिए जब ये सारे बात अदालत के सामने आई तो अदालत ने एक असूली फैसला अपनाया कि जो आप देखिए, आप कोई प्लॉट या कोई जमीन खरीदते हैं तो आप 18 साल से कम उम्र को अलाउ नहीं करते कॉन्ट्रैक्ट करना, और उसकी आईडी कार्ड के बगैर कोई मुआहिदा नहीं होता। तो ये मुआहिदा तो जिंदगी और मौत का मुआहिदा है, शादी का मुआहिदा कोई छोटा मुआहिदा नहीं है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसके लिए उन्होंने 18 साल की उम्र की शर्त जो की है, मैं समझता हूँ ये इंसानी हकूक के लिए और पाकिस्तान में बच्चियों के खवातीन की एम्पावरमेंट के लिए 8 मार्च खवातीन का आलमी दिन भी आ रहा है, तो एक बड़ा तोहफा है अदलिया की जानिब से जो अवाम को दिया गया। सही। अच्छा आसिफ राना साहब, हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे मामलात होते हैं, स्पेशली बच्चों की अगर हम बात करते हैं, कम उम्री की शादियां, फिर उनको फ़रोख्त कर दिया जाता है आगे शादी के नाम पर।
इस तरह के वाकयात में समाजी कारकुन का क्या किरदार होना चाहिए, सोसाइटी के सामने किस तरह से इसकी अक्कासी करनी चाहिए? देखिए, समाजी जो कारकुन है उसकी जिम्मेदारी आयद होती है कि लोगों के इंसानी हकूक का ख्याल रखे, और अगर इस तरह की शादी किसी भी जगह पर हो रही है तो आप कम से कम वफाकी वजारत इत्तलात व नशरियात की जो हेल्पलाइन है 1099 उसके ऊपर मुतला करें। और सूबा सिंध में जो खवातीन की हेल्पलाइन है जिसे सैयदा शैला रजा साहबा हेड करती हैं, हमारी जो मिनिस्टर हैं, 1094, तो एटलीस्ट अगर इस तरह का, और एक बच्चों की हेल्पलाइन है 1121 टीन चाइल्ड जो प्रोटेक्शन अथॉरिटी की, तो ऐसा अगर वाकया देखें कम उम्री की शादी का तो फौरन रिपोर्ट करें। हर शहरी का ये फर्ज है कि इस तरह के वाकयात में जो है इंतजामिया की और हुकूमत की और अदलिया की मदद फराहम करें। सही, जैसे कि आपने कहा कि अभी विमेंस डे भी आने वाला है और इस मौके पर इस तरह का एक फ़ैसला हो जाना एक बड़ा खुशाइंद फ़ैसला है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के इक़दामात जो कि बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, जिसमें कोताही बरती गई, और भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें हम देखते हैं चाइल्ड किडनैपिंग हुई या बच्चों के साथ उनसे बग़ैर किसी उजरत के उनसे मेहनत ले लेना और उनको उजरत ना देना, तो ये तमाम मामलात हैं स्पेशली चाइल्ड एक्ट के हवाले से। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया कि यूएन कन्वेंशन फॉर द राइट ऑफ चाइल्ड के बहुत सारे मामलात हैं जिसमें चाइल्ड लेबर है, जिसमें स्ट्रीट चिल्ड्रन का इशू है, जिसमें ऑर्फन एजेस की जेस्टेशन का इशू है। ये सारे मामलात के ऊपर मैं समझता हूँ रियासत को और हुकूमत को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। देखिए, 1976 में ऑर्फन एज रजिस्ट्रेशन एक्ट आया, अगर सलाउद्दीन कमर साहब उसमें ऑर्डर नहीं करते तो सिंध हुकूमत तो 21 जो यतीम खाने हैं उनको रजिस्टर भी नहीं करती। वो रजिस्टर क्यों कर रही है कि ये दुख की बात है कि नीचे सारा इंतजाम, नीचे सारे मजिस्ट्रेट और नीचे सारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फेल हो गए, तो हर काम अदालत आलिया को और सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है नीचे सिस्टम में हमें कोई रिफॉर्म की जरूरत है बड़ी। सही, अच्छा ये बताइए चाइल्ड बैगर के लिए क्या इक़दाम हो रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए क्या? बिल्कुल, चाइल्ड बैगरी बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक वैग्रेंसी एक्ट के अलावा कोई चाइल्ड बैगरी को एड्रेस करने वाला इशू नहीं है। सिर्फ कराची का आपको बताऊं कि रमजान में 5 लाख के करीब बैगर जो है कराची का रुख करते हैं, और कराची के 900 से ज्यादा सिग्नल्स और ट्रैफिक जगहों पे आज आना शुरू हो गए हैं, और आस्ता आस्ता उन्होंने अपने जो झुग्गियां हैं ये टाइम करना शुरू कर दी हैं। बैगरी इज अ मदर ऑफ क्राइम। बैगरी के अंदर चाइल्ड किडनैपिंग है, मनशियात बेचना है, बैगरी के अंदर जो है आपको दहशतगर्दों की इंफॉर्मेशन देना, टारगेट किलिंग, स्ट्रीट क्राइम, ये तमाम चीजें इसके अंदर बिना है। और इसको अभी तक अफसोस की बात है कि हमने जब एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन साहब पहले थे तो हमने एक बिल ड्राफ्ट किया था। मैंने जो डीआईजी साउथ थे डॉक्टर जो जावेद अकबर रियाज साहब और राबिया जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की एमपी, लेकिन अभी तक सिंध असेंबली ने उस लॉ को असेंबली में पेश नहीं किया। सही, अच्छा क्या वजह हो सकती है ये इस कोताही की? वजह यही है कि तमाम इदारों को इससे भत्ता मिलता है, बैगरी सबको बेनिफिट करती है, और ये तमाम चीजें ये हो रही हैं, और इसकी वजह से ये चीजें मैं समझता हूँ सबके पैसे हैं, मफादात हैं, और ये बड़ी खुली है कराची के जो नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले इदारों में सफाई करनी चाहिए, उसको क्रिस्टल क्लियर करना चाहिए, तो फिर हम बाहर का गंद साफ कर सकेंगे? बिल्कुल जी, काली भेड़ें जो पुलिस की हैं इनको निकालना चाहिए। 11 अफराद की हलाकत हुई है अभी स्ट्रीट क्राइम में, जिसमें 3 के कत्ल करने वाले पुलिस एहलकार हैं। तो इसका मतलब है 3 का मतलब है कि आपकी कोई 15% लोग को आपको काली भेड़ें पुलिस में से साफ करनी पड़ेगी। सही, ठीक, थैंक यू सो मच। आसिफ राना साहब हमारे साथ मौजूद, और उनका यही कहना था कि सबसे पहले वो काली भेड़ें जो कि इदारों में इस वक्त मौजूद हैं और अंदर ही अंदर इदारों को खोखला कर रही हैं, उनको ज़रूरी है कि वो बाहर आएँ, ताकि जो हमारे माशरे में जो बुराइयां हैं, जो इस वक्त मुश्किलात का हम शिकार हैं, उनसे हम किसी ना किसी तरह से निजात पा जाएं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सऊदी अरब ने अपने हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, ताकि लोगों को अच्छे से अच्छी सेहत की सहूलियात मैसर हो सकें, एक बड़ा इक़दाम किया है। सऊदी अरब में हेल्थ केयर सेक्टर को डिजिटल बनाने की कोशिशों के तहत पहले वर्चुअल अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया है। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक ये मशरिक़ वस्ता में अपनी नौयत का एक पहला हॉस्पिटल होगा, जिसका नाम सेहा वर्चुअल अस्पताल रखा गया है। इस प्रोजेक्ट में अमेरिका के वर्चुअल नेटवर्क से तकरीबन 43 अस्पताल मुंसलिक हैं, जबकि मुमलिकत में 130 अस्पताल नेटवर्क का हिस्सा बने हैं। साथ ही वजारत सेहत का इस मौके पर यह कहना है कि सऊदी अरब का मुस्तकबिल रोशन है और वर्चुअल अस्पताल मेडिकल टेक्नोलॉजी के शोबे में अहम किरदार अदा करेगा। एक बड़ा इकदाम है जनाब, और 130 मुंसलिक अस्पतालों के बढ़ते हुए लाइव नेटवर्क के साथ सेहा वर्चुअल अस्पताल दुनिया में अपनी नौयत का सबसे
पहला अस्पताल है। इस अस्पताल से मरीज एक ही कंसल्टिंग रूम से दूसरी और तीसरी तिब्बी राय हासिल कर सकते हैं, जबकि मुल्क भर में मौजूद डॉक्टर्स के साथ लाइव वीडियो क्लिनिक सेशंस भी किए जा सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप कहीं पे भी किसी जगह मौजूद हों तो आप कनेक्ट होकर आप उस मर्ज़ के डॉक्टर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और अगरचे आप एक डॉक्टर के साथ कनेक्ट होते हैं, मर्ज़ वो नहीं है, तो वो डॉक्टर आपको किसी दूसरे डॉक्टर के साथ भी कनेक्ट करा सकता है। तो इसे कहते हैं जनाब टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी को सही तरीके से बरूए कार ला कर ज़िंदगी को इस तरह से आसान किया जाए तो क्या ही बात है। लेकिन कभी कभी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके मुश्किलात को बढ़ा भी लिया जाता है। वही एक ज़बरदस्त हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं सनम सईद, और रिसेंटली वो एक इंटरव्यू शो में गई और वहाँ पर उनसे पूछा गया कि सनम सईद क्या आप सियासत में दिलचस्पी रखती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जनाब, मैं सियासत में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती, लेकिन अलबत्ता मैंने दुआएं बहुत की थी कि अब जो वज़ीर आज़म आए वो कोई नेक हो, वो कोई अल्लाह का बंदा हो और कोई खिदमत गुजार हो। साथ ही उनसे सवाल किया गया कि अगर आपको किसी फिल्म में मरियम नवाज़ का किरदार अदा करना पड़े तो आप करेंगी? उन्होंने कहा हाँ मैं बिल्कुल करूँगी और बहुत शौक से करूँगी, लेकिन अलबत्ता प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से पूछ लेना चाहिए कि वो मुझे इस किरदार में लेंगे या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है, जो मेरा कलर है, वो कैरेक्टर के आड़े आ जाए, और अगर मुझे इस कैरेक्टर के लिए गोरे होने के इंजेक्शंस भी लगवाने पड़े तो मैं लगवा लूँगी और इस कैरेक्टर को कर लूँगी। तो जनाब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि अगर उनको मरियम नवाज़ का कैरेक्टर मिलता है तो वो ज़रूर इसको अवेल करेंगी और इस चांस को जाने नहीं देंगी। बाकी उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब मेरी फर्स्ट चॉइस थे, इसीलिए मेरी बहुत सारी दुआएं थी कि कोई ऐसा वज़ीर आज़म आ जाए जो इस मुल्क में और इस कौम के हालात में ज़िंदगियों में तब्दीली लेकर आए। वेल, ऑन दैट नोट हम भी चाहते हैं कि आपका आज का दिन कुछ रूटीन से हटकर शुरू हो, आप रूटीन से हटकर कुछ चीज़ें ऐसी करें जिससे तब्दीली आए, और तब्दीली जो है वो बेहतरी की अलामत होती है। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं कि आपकी ज़िंदगी में रोज़ एक अच्छी कोई तब्दीली आए जिससे आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुजर सके। ऑन दैट नोट मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।